हफ्ते की अच्छी शुरुआत करने के बाद आज दुनिया भर के बाजारों से फिर से है मिले जुले संकेत और कल की शानदार रिकवरी के बाद आज क्या इस मजबूती को हम और आगे बढ़ाएंगे या रहेगी सुस्ती और ऐसे में क्या हो आपकी स्ट्रेटेजी रहेगा, इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। बिल्कुल एक्शन पूरा स्क्रीन पे होते हुए दिखेगा। जानना है अनिल जी से कि कल के थोड़े मिले जुले एक्शन के बाद क्या करना है। 18,300 के ऊपर निफ्टी क्लोज हुआ है, वहां की चाल कैसी रहेगी और बैंक्स कल की सुस्ती के बाद आज यहां पर क्या आपको करना है फोकस। पहले तो बताएं सर, आज सुबह के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं। ट्रिगर्स दीप अमेरिकी बाजारों से मिले जुले आते दिख रहे हैं, जहां अमेरिका में कमजोरी रही है। ऊपरी स्रोत से फिसल कर डाउ 140 अंक नीचे बंद हुआ है, लेकिन नैस्डैक 60 अंक चढ़कर बंद हुआ है और साथ ही साथ सोना, चांदी, बेस मेटल्स ये सब के सब कमज़ोर होते हुए दिखे हैं। बीपीसीएल के कल बाजार बंद होने के बाद दमदार नतीजे आए और आज भी नतीजों के लिहाज से रहेगा वायदा कारोबार की 4 कंपनियों में एक्शन। तो वैसे रिजल्ट्स के लिहाज से थोड़ा कल का बाजार बंद होने के बाद का एक्शन थोड़ा ठंडा है, कोई बड़े दिग्गज थे नहीं रहा। आज भी ज़्यादा दिग्गजों के नतीजे हैं नहीं, तो थोड़ी रिलीफ रही है नतीजों के लिहाज से, लेकिन एक्शन अदरवाइज भरपूर है बाजारों में। और कल हमने अच्छा रोटेशन भी देखा। बैंक्स एक तरफ सुस्त है सर, बट कल आईटी ने लीडरशिप संभाली थी। थोड़ा मेटल स्टॉक्स फोकस में थे, चुनिंदा ऑटोज में भी एक्शन आ रहा था। एक बार थोड़ी ग्लोबल पिक्चर समझाएं अनिल जी, क्योंकि कुछ कमेंट्स आए फेड के लोगों की तरफ से। डेट सीलिंग की बात चल रही है। अमेरिका सुस्ती रहा, मिला जुला रहा, उतना खराब नहीं, रेंज में ही कारोबार होते हुए देखा। तो कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन आया नहीं, बट बातचीत अभी भी वहाँ पर चल रही है। एक ही बुल है पूरी दुनिया में जिससे सारे बुल्स बहुत डरते हैं जी, बुलार्ड साहब अमेरिका की फेड के एक सदस्य हैं और उनके जब भी बयान आते हैं तो वो कहीं भी तेजी की तरफ इशारा नहीं करते हैं। आमतौर पर वो डराने वाले होते हैं और कल भी फिर से उन्होंने एक डराने वाला बयान भी दिया और बयान ये था कि एक नहीं 2 बार अब भी ब्याज दरें बढ़ाने की ज़रूरत अमेरिका में पड़ सकती है, ऐसा जेम्स बुलार्ड साहब ने कहा। लेकिन अमेरिकी बाजारों ने उसे सुना भी, कुछ हद तक समझा भी और उसकी वजह से हल्का फुल्का डर भी बना। लेकिन दूसरे एक और सदस्य थे, उनका ये मानना था कि जून में जो पॉलिसी आएगी उस पॉलिसी में अब ब्याज दरें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में अमेरिकी बाजार हल्के लाल निशान में रहे जेम्स बुलार्ड की वजह से, और दूसरे सदस्य की वजह से हल्की रिकवरी भी आती दिखी। तो फाइनली 125-150 पॉइंट के नुकसान के साथ डाउ पर हम बंद हुए। लेकिन जो रिकवरी आती हुई दिखी वो थोड़ी मेरे ख्याल से बाजार बंद होने के बाद की डाउ फ्यूचर्स की रिकवरी है और इस रिकवरी में योगदान इस बात का ज़्यादा है कि आमतौर पर अमेरिका में अब लोग ये मानकर चल रहे हैं कि ब्याज दरें जून में पॉज होती हुई दिखेगी। वैसे आजकल अमेरिकी बाजार ब्याज दरों पर ज़्यादा अपना कोई रिएक्शन दे नहीं रहे हैं, तो कल रिएक्शन था हल्का फुल्का नेगेटिव साइड में। तो कल जो गिरने की वजह थी वो जेम्स बुलार्ड का बयान था, जिन्हें अब भी लगता है कि 2 बार बढ़ोतरी की आशंका है, उम्मीद नहीं कहेंगे, आशंका है। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो अच्छी दिखी है वो ये कि जिस वजह से परसों अमेरिकी बाजार थोड़े से परसों मतलब शुक्रवार को अमेरिकी बाजार हल्के फुल्के कमज़ोर होते दिखे थे, जिसमें प्रेसिडेंट बाइडेन साहब का बयान आए थे कि भाई ये रिपब्लिकन वाले मान नहीं रहे हैं, ज़्यादा ऐसी वैसी बातें कर रहे हैं, डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं जो हम मानेंगे नहीं। और तब मार्केट को डर ये लग रहा था कि फिर इसका मतलब ये कि अभी भी डेट सीलिंग, कर्ज की सीमा को बढ़ाने को लेकर जो चिंताएँ हैं वो बनी रहेगी। लेकिन कल बाजार बंद होने के बाद, अमेरिका के बाजार बंद होने के बाद कुछ बेहतर संकेत आते हुए दिखे और इसी की वजह से अमेरिका के फ्यूचर्स थोड़े बेहतर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें थोड़े संकेत आ रहे हैं सरकार की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों एक साथ आ रहे हैं। कर्ज सीमा पर लेकर जो बातचीत चल रही है उसमें थोड़ी सी आगे प्रोग्रेस होती दिख रही है। ये अच्छा संकेत हो रही है, ये अच्छा संकेत है। इस प्रोग्रेस के दम पर ही अमेरिकी फ्यूचर्स हरे निशान में। एक तरफ जो ट्रेडिंग सेशन था उसको बुलार्ड साहब ने लीड किया जी, और ट्रेडिंग सेशन के बाद वाली चीज़ों को बाइडेन साहब लीड कर रहे हैं। राइट तो संभावना है कि ये डील बी लेटर ही पूरे जोर में है इस वक्त करनी है। चलिए तो सब मतलब होनी तो ही है, सबको पता है। कब क्वेश्चन मार्क इज टाइम, कब ठीक है, कब है। अभी 1 जून की डेडलाइन है, देखते हैं डील आती है कि नहीं, बट रोज ये एक टॉकिंग पॉइंट, एक ट्रिगर बन गया मार्केट में। अब प्रॉब्लम क्या है कि और कुछ है नहीं ना आपके पास। भाई अब रोज बाजार खुलते हैं, रोज बंद होते हैं, तो कुछ तो चाहिए ना। किसके दम पर ट्रेड करेंगे? मतलब या तो आप खाली पैसे के दम पर, अरे पैसे के दम पे तो कोई रोज तो पैसे जेब में पैसे तो रोज ऐसा तो नहीं कि आके लगा दो। पैसे लगाने के लिए कोई अच्छा ट्रिगर चाहिए। शेयर बेचना चाहते हैं तो कुछ ऐसा आपके मन में होना चाहिए कल सस्ता मिलेगा। सो ये अच्छा और बुरे का जो मामला है सेंटिमेंट का,
ये कोई न कोई खबरें डिसाइड करती है। सो अब अभी फिलहाल कोई खास खबरें हैं नहीं, लेकिन बड़े दिनों बाद थोड़ा ब्याज दरों पर और इसके ऊपर कल मार्केट ने रिएक्शन दिया। हाँ, नहीं तो अभी तक अब से लेकर 31 मई तक हम बात यही करें कि ज़्यादातर रिएक्शन जो आपको आएंगे वो कर्ज की सीमा को लेकर जिस तरह के बयान आएंगे उसी पर चलेगा। लेकिन कल चलो फॉर ए चेंज थोड़े से हम अमेरिकी बाजारों को गिरते हुए जो देखें वो बुलाट साहब के स्टेटमेंट की तरफ से आए। बट ठीक है, ज़्यादा अच्छा सबको पता है बुलाट साहब भले ही बोले पोज भी होना भाई, अल्टीमेटली मार्केट तो पोज मान के चल रहा है ना। मार्केट ने मान लिया कि अभी जून में रुकनी है ना। तो ओवरऑल थोड़ा जो बयान आता है उससे हल्का फुल्का हिल जाते हैं, बस उतना ही कोर्स उनका, डायरेक्शन उनकी से तेजी ब्रेक लगाए तो ऐसा हल्का सा झटका लगता है, आप ठीक वैसा ठीक हो जाता है। क्रैश लैंडिंग वैसा मामला नहीं है, ऐसा अब नहीं दिख रहा है। नहीं वैसा तो दिख नहीं रहा, लेकिन ये दिख तो नहीं रहा, लेकिन दी वैसे ज़्यादा बोलने में ठीक नहीं है, ऐसा क्या फिर नज़र लग जाती है वही होता है क्रैश लैंडिंग वाला, पता नहीं कब क्रैश लैंडिंग हो जाए। हाँ, यू नेवर नो। सो इन एनी केस बट ओवरऑल ठीक है, अमेरिकी बाजारों में कोई खास चिंता की बात नहीं। चलिए ठीक है, तो ओवरऑल अमेरिकी बाजारों से तो चिंता की बात नहीं है। हमारे बाजार पर थोड़ा बात करें सर, लगातार 3 सेशन से दिख रहा है 44,000 के ऊपर थोड़ा बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। कल भी 44,026 का हाई बना है, हल्की सी रेजिस्टेंस आई, सुस्त रहा। हालांकि निफ्टी में अच्छा रोटेशन था इसलिए गेंस तो निफ्टी में आती हुई दिखी। ठीक है, अपने बाजार में कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं। क्या है कि जब जहाँ है ना आम राय बन जाती है ना दीप, वहीं बाजार है ना आपको फिर झटका लगाता है। कल आम राय क्या थी जी कि 2000 के नोट जो रिप्लेस किए जाएंगे उससे सबसे ज़्यादा फायदा बैंकों को होगा। लो, बैंकों को फायदा होगा है भी, सबको पता है, लेकिन जरूरी थोड़ी कि उसके हिसाब से कल का कल सारे बैंक के स्टॉक्स को भी फायदा हो। करेक्ट मतलब कंपनी को फायदा होना और कंपनी के शेयर को फायदा होना दोनों में फर्क है ना। जरूरी नहीं कि उसी दिन कंपनी के शेयर को फायदा हो। दूसरी बात, ज्यादातर पैसा जो आम धारणा ये भी है कि जो भी आएगा 2000 के नोट, पहली बात तो ये है कि सबको मालूम है ज़्यादा आने वाले हैं नहीं, क्योंकि भले ही आपसे सवाल न पूछा जाए, कुछ नहीं पूछा जाए, लेकिन ज़्यादातर लोग नोट खर्च करना पसंद करेंगे बजाय बैंक में जाके डिपॉजिट करने के। और बड़ा तो कोई डिपॉजिट करेगा नहीं, भले बैंक ना पूछे कोई और तो पूछेगा है ना, नजर तो होती है, तो हो गई। सो इसलिए और ये अगर बड़ा पैसा आएगा तो सरकारी बैंकों में आएगा। राइट। सो जो भी आना है तो इस हिसाब से थोड़े से प्राइवेट बैंक हल्के फुल्के से ढीले हुए हैं, ज़्यादा कुछ ऐसी खास दिक्कत वाली बात। सो आई थिंक हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग, और वो प्रॉफिट बुकिंग 44,150 की रेंज में आ ही रही है। 5 बार हम उस जगह पहुंचे हैं। 5 दिन तो लगातार ही हो रहा है। हाँ, 5 बार हम पार करते हैं, वहीं पे वापस नीचे, वहीं पे फिर पड़ती चपत नीचे, लेकिन नीचे में भी ऐसा है कि हम 43,500 के नीचे जा नहीं रहे, उसके आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहे हैं। सो आई थिंक वही है, नीचे में 43,500 43,700 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ऊपर में 44,000 44,150 रुकावट की लेवल है। बट इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। निफ्टी देखो कभी लीडरशिप निफ्टी लेगा, कभी बैंक निफ्टी लेगा, और अच्छी बात है निफ्टी से लीडरशिप आ गई। कल आईटी मेटल ने बचा लिया आपको, आज तो मेटल के लिए थोड़ी खराब खबरें, देखते हैं होल्ड हो पाएगा नहीं। तो अगर मेटल ना चले तो फिर बैंक चल जाए वापस, कुछ वी डोंट माइंड। मतलब कोई न कोई सेक्टर रोटेशन होता रहे, चलता रहे। सो बट ओवरऑल ठीक है। और अच्छी बात ये दीप की आपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ा नहीं है। और इसलिए आज की स्ट्रेटेजी में मैंने जो कुछ बातें लिखी है वो मैं बता दूं। पहली चीज तो है कि भारतीय बाजारों के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर जो है वो है एफआईएस की खरीदारी, फ्लोज बहुत मजबूत। कल आपने देखा शुक्रवार को 113 करोड़ की बिकवाली, उसके बावजूद हमने एफआईएस के डेटा पॉजिटिव साइड पर रखे। क्यों? कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक आदमी ने 113 करोड़ इज नॉट बिग थिंग, और उसके सामने अगर स्टॉक फ्यूचर्स दबाकर खरीद, तो हमारे लिए इस वक्त सबसे बड़ा ट्रिगर है जिसकी वजह से आपने 18,060 के नीचे मार्केट को जाते हुए देखा नहीं। उसका कारण ही यही थी एफआईएस की खरीदारी, और ये बनी हुई सपोर्ट बना हुआ है तो बस ठीक है। सो पहली चीज। दूसरा, बाय ऑन डिप्स, गिरावट में खरीदारी की स्ट्रेटजी रखनी है। ये अपनी मार्च के एंड से जो शुरू हुई यही स्ट्रेटजी अभी भी है। इसमें जब बदलाव होगा मैं आपको बताऊंगा, अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं। इसके अलावा ये एक और स्ट्रेटजी, जब तक निफ्टी आपका 18,000 के नीचे बंद ना हो और जब तक बैंक निफ्टी 43,000 के नीचे बंद ना हो, तब तक डरने की बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं। एक डेटा बताऊं, समझ गया सर। आज 16 दिन हो गए। 16 दिन? हाँ। किस चीज़ के? निफ्टी बोल रहा है I'm16 गोइंग ऑन 17। हाँ, आज 17वां दिन हो जाएगा, कल 16 दिन हुए। 18,000 के ऊपर निफ्टी बंद हो रहा है 16 दिन से, और आज 17वां दिन। अच्छी बेस पर ये बेस है ना। और बैंक निफ्टी
16 में से सिर्फ एक दिन 43,000 के नीचे बंद हुआ है। हाँ। यानी 15 दिन, 16 में से 15 दिन 43,000 के नीचे बंद हुआ है। वो एक ही दिन जो 1000 पॉइंट घटा था वो एक छोड़ दो। तो ये डेटा है आपने। एक और डेटा बताता हूँ, 8 दिन हो गए इफेक्टिवली 43,475 के नीचे बैंक निफ्टी नहीं बन रहा 8 दिन से। यानी बेसिकली 43,500 के आसपास इसके नीचे क्लोज नहीं है। 50 मिनट का गैप रख लो, 43,450, 475, तो 8 दिन से उसके ऊपर बंद हो रहा है। सो आपकी क्लोजिंग बहुत मजबूत हो रही है। सो 8 दिन से आप 43,500, 44,000 की रेंज में बंद हो रहे हैं बैंक निफ्टी पे। सो अब बड़ा मूव आने की तैयारी तो हो रही है ना। निफ्टी में तो साफ संकेत बड़ा मूव ऊपर की तरफ के दिख रहे हैं, क्योंकि अगर आपने 18,000 पे इतना मजबूत बेस बना लिया तो संभावना पूरी है। बैंक निफ्टी भी आपको 43,000 पे बढ़िया बेस बना चुका है, 43,500 पे बना चुका है। तो अब ये बड़ा मूव आने के लिए एक हल्का सा ट्रिगर आपको मिल जाए। मंथली एक्सपायरी जी, एफआईएस की बाइंग, थोड़ा ग्लोबल, उसका सहारा बस मिल जाए, हो गया। तो अब ये तीनों का अगर थोड़ा कॉम्बिनेशन हो जाए तो बाजार ब्रेकआउट की तैयारी कर सकते हैं। ये डेटा बता रहे हैं। तो ब्रेकआउट की तैयारी कर सकते हैं। और जब तक ना करे, हाँ, और जब तक 18,000 43,000 ना तोड़े, तब तक आपके लिए जो एक ही काम की चीज़ है, मिड कैप स्मॉल कैप, पैसा तो वहीं बन रहा है, तो बना हुआ है, वहीं बन रहा है। हाँ। नो कंप्लेंट्स। अभी भी आप ढंग ढांग के शेयर एंट्री कर रहे हो। मतलब इस मार्केट में आमतौर पर जो बहुत मुश्किल होता है, 5% 10% बनाना अच्छे मिड कैप में टाइमली आप सेक्टर पकड़ लिया, स्टॉक पकड़ लिया, मूवमेंट पकड़ लिया, तो 5 से 10% आपका हफ्ते भर में बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। बहुत मुश्किल काम नहीं। ऐसा मार्केट बहुत कम मिलता है। इसको एंजॉय कीजिए, मौका है, यूज़ करिए, अभी भी है। हाँ। और ब्रॉडली जो व्यू ये है कि दीप अभी कोई ऐसा संकेत है नहीं जिसमें कि कोई बड़ा आपको यू टर्न आता दिखे। हल्के फुल्के छोटे मोटे करेक्शन अभी जैसे पिछले हफ्ते भर में आए वो रहेंगे। टाइम पास होगा, कंसोलिडेशन होगा, बोर हो जाएंगे आप, लेंगे अब बढ़ नहीं रहा, लेकिन रुझान अभी भी तेजी की तरफ का बरकरार है। ठीक है, रुझान तेजी की तरफ का बरकरार है। मिड कैप स्मॉल कैप की रैली रहेगी। बाय ऑन डिप्स को ध्यान में रखिए। बेस बाजार की अच्छी बनी हुई है, मूव आपको अच्छी आती हुई दिख सकती है। तो कुछ ऐसा बड़ा कंसर्न वाली बात बाजार में दिख नहीं रही है। ये जो 2000 की आपने बात करी अनिल जी, नए नाम का तो हम इंतजार कर रहे हैं, बट जो बाजार में कल एक चिंता थी कि शायद इसका रिएक्शन आता है, अब वो चिंता साइड ट्रैक पूरी हो चुकी है। हाँ, वो तो पूरा इग्नोर कर चुका है बाजार। क्या हुआ था? हाँ, क्या हुआ था? शुक्र कुछ हुआ? हमें नाम चेंज करना है, ब्रांडिंग देखो है ना। हाँ। रियल लाइफ में दीप हमें मार्केट से बहुत कुछ सीखना चाहिए। और ये बहुत मैं ऑब्जर्वेशन के साथ जो मेरा 30 साल का मार्केट का एक्सपीरियंस है, 93 से 2023 का, मार्केट से लाइफ में पर्सनली सीखने को इतनी चीज़ें हैं। पहली चीज़, एक ही तकलीफ में बार बार नहीं रोना। हाँ, करेक्ट सर। मतलब मार्केट एक चीज़ से अगर गिर गया तो दूसरी बार वही सेम प्रॉब्लम आएगी तो उतना नहीं गिरेंगे। तकलीफ तो होती है, कोई नहीं गिरे, लेकिन तकलीफ सहन करने की, और जो वो तकलीफ सहन करने का जो अनुभव होता है वो काम आता है। दूसरी चीज़ ये कि वो जो कहते हैं जो बीती ताई बिसार दे। हाँ। जो हो गया उसको भूलो, आगे बढ़ो। हो गया, मतलब अच्छा भी है खराब भी। लाइफ इज प्रेजेंट इन फ्यूचर, नॉट पास्ट। ये मार्केट से सीखना चाहिए। यस सर। हो गया 2000 की नोट हो गई, कल कर लिया, करा लिया, अब क्या 2000, कौन सा 2000, चलो आगे बढ़ो। आई थिंक 2 मिनट का भी रिएक्शन नहीं देखा, बस इतना ही आता है। तीसरी चीज यही जो आपने कहा, 2 मिनट का रिएक्शन, शांत भाव से एकदम जो आ रहा है लाइफ में, टेक इट एज इट इज। इस मतलब मार्केट से बड़ा गुरु कहाँ मिलेगा? मतलब पर्सनली प्रोफेशनली आपको जो सीखना है सब कुछ सीखने को यही मिल जाता है। करेक्ट सर। गीता सार पढ़ो और मार्केट के साथ जोड़ के देख लो, वही है 100%। ठीक है, तो चलिए फिर आज की सीख क्या करना है आज? ग्लोबल संकेत न्यूट्रल है, एफआईएस के संकेत हैं पॉजिटिव, घरेलू फंड्स के भी पॉजिटिव हैं, वायदा कारोबार के संकेत रहे न्यूट्रल, सेंटीमेंट और ट्रेंड है पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव 2 न्यूट्रल, नॉन नेगेटिव। ये है आज के संकेतों में। ऐसे में 18,265 18,285 पहला सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए। इसके नीचे अगर गए वैसे संभावना कम। 18,175 से 18,215 है मजबूत खरीदारी की जगह आपके लिए। ऊपर 18,340 18,390 की हल्की फुल्की रुकावट की रेंज, वहाँ पहुंचकर देखेंगे, रिव्यू करेंगे कि और कितनी ताकत बनती है, सपोर्ट कितना ग्लोबली मिलता है। 18,425 18,500 आगे ऊपर जाकर प्रॉफिट बुकिंग की बनेगी जगह, जहाँ पर आप चाहें तो प्रॉफिट बुकिंग करें। और आप मजबूत खिलाड़ी है, शॉर्ट करना जानते हैं और शॉर्ट करने की आदत है, करें, किसने रोका है? बैंक निफ्टी 43,675 43,800 43,675 कल का भी लो लगभग यही था
और 43,800 ये पहला सपोर्ट जोन आपके लिए बैंक निफ्टी पर बनकर आता है। इसके ठीक नीचे 43,450, 43,525 मजबूत खरीदारी की जगह है, यहाँ पर आए तो आपको लेना ही लेना है। ऊपर की तरफ 44,000, 44,150 बार बार लगातार यही रेंज है। और फिर मैं कहूँगा जो कल का था 44,000 के ऊपर निकला, 44,200 माफ़ कीजिएगा, इसके ऊपर निकल कर टिका तो ब्लू स्काई जोन, खुले नीले आकाश में पहुंचेंगे और तब 44,500 के आसपास आकर कोई बड़ा लेवल होगा, क्योंकि इसके बाद लेवल्स है नहीं, तब की तब देखी जाएगी। गॉट इट सर, ठीक है। इधर बड़े लेवल्स की बात, डेटा समझाएं सर, एफआईएस की पोजीशन, पुट कॉल रेशियो थोड़ा बढ़ा? कोई नो चेंज, बदलाव नहीं। 48% अब तो मंथली एक्सपायरी पे आ रही, तो जो होना होगा तो नई सीरीज में ही बदलाव होंगे। एफआईएस इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन में पुट कॉल रेशियो निफ्टी का थोड़ा सा बढ़ा है क्योंकि निफ्टी मजबूत था, बैंक निफ्टी का थोड़ा सा घटा है क्योंकि बैंक निफ्टी हल्का कमजोर था, सिंपल। और विक्स थोड़ा सा 2% बढ़ा है, बढ़कर भी क्या 12.5 तक पहुंचा, कोई खास दिक्कत की बात नहीं। कोई खास दिक्कत की बात नहीं, ठीक है सर। मौजूदा पोजीशन के स्टॉप लॉसेस 18,175 ओके। इंट्राडे का जो कल का लो है, और क्लोजिंग 18,125, क्योंकि ये पिछले दो हफ्ते में जो भी आपने सीमित दायरे में कारोबार देखा, 18,125 के नीचे की क्लोजिंग नहीं मिली, और जो अब यहाँ से लगभग 200 पॉइंट नीचे, बस ठीक है, परफेक्ट, बस कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है सर। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी 43,450 ये आपका इंट्राडे का स्टॉप लॉस है, और 43,650 क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस है, छोटा वाला। जिनको बड़ा चाहिए स्टॉप लॉस, उनके लिए बड़ा स्टॉप लॉस दिया हुआ है 43,000 का, बट ये वाला आज के लिए परफेक्ट है। ठीक है। शॉर्ट साइड पर इंट्राडे में 18,500 या 18,400, इसमें आपको छूट है जो भी स्टॉप लॉस लगाना चाहे, लेकिन क्लोजिंग का स्टॉप लॉस यही 18,400। अच्छा, इसमें छेड़छाड़ नहीं। ओके, 18,400 के ऊपर बंद होता काट लीजिए। इंट्राडे में आपको सुविधा है 18,400 रखना है, 18,450 रखना है, 500 रखना है, आपकी मर्जी। आई हैव नो प्रॉब्लम, गॉट इट सर, आपकी मर्जी। 18,350 रखना चाहो वो रख लो, कल का हाई पार करने पर आपको जो ठीक लगे रखिए, यहाँ पर सुविधा है आपको बदलने की। बैंक निफ्टी नो चेंज, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 44,200, इसके ऊपर रहेगा तो फिर मतलब अगर 44,200 के ऊपर निकलने के बाद भी आप शॉर्ट रहो तो फिर 1-2 दिन शो मत देखना, मैं बहुत भला बुरा कहूँगा। अच्छा, हाँ, कि 44,200 के बाद क्यों शॉर्ट रहे, लाइफ टाइम हाई पार करके टिक रहा है मार्केट और बंद हो रहा है, तो क्यों शॉर्ट रहे, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, इसलिए पहले बोला, या तो लगा लेना स्टॉप लॉस या शो मत देखना। ठीक है, डिसिप्लिन तो रखना पड़ेगा ना, कहीं भाई कहीं तो काटोगे यार, ऐसा थोड़ी अनलिमिटेड खड़े ही रहेंगे, खुद कट जाएंगे लेकिन काटेंगे। कोई अंग्रेजों से थोड़ी लड़ रहे, खुद कट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। खुद से लड़ रहे हो भाई, सही बात है। हाँ, वैसा वाला हाल है, इसलिए स्टॉप लॉस रख ही लेने का 44,200 का। ठीक है सर, गॉट इट। नई पोजीशंस खरीदना है निफ्टी 18,215, 18,285 की रेंज में दिन के दौरान मौका मिले तो इस रेंज में लपक लीजिए। 285 पे मूड बनाइए, 265 पे पहली एंट्री मार दीजिए, 215 के आसपास तो लेना ही लेना है। 18,150 का आपका होगा स्टॉप लॉस। टारगेट जो बनेंगे 18,315, 340 दो छोटे टारगेट, 390 मीडियम टारगेट, 425, 450 के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। जो लोग बेचना चाहते हैं जरूर शौक फरमाएं। 18,390 से 18,450 की रेंज में 2 टुकड़ों में 3 टुकड़ों में बेच दीजिए, और आपका स्टॉप लॉस होगा 18,525 का, 500 से थोड़ा सा ऊपर। टारगेट जो बनेंगे 18,340 और 18,315 दो छोटे टारगेट हैं, 18,285 और 18,265 दो मीडियम टारगेट हैं, 18,215, 18,175 तक के फाइनल टारगेट के लिए ऊपर में बिकवाली करने से भी आप परहेज बिल्कुल ना करें, जरूर बेचें, जरूर बेचें। हाँ बेचनी चाहिए दोनों तरफ। ठीक है सर। बैंक निफ्टी खरीदना है, और खरीदने के लिए जो परफेक्ट रेंज है, अगर आज आपको मौका मिल जाए तो छोड़ना नहीं, वो है 43,525, 43,700 ये रेंज है जिसमें आपको करनी है खरीदारी। ठीक है, परफेक्ट, ओके। 43,450 के नीचे का आपका होगा स्टॉप लॉस, और टारगेट जो बनेंगे 43,750 और 800 ये दो छोटे टारगेट हैं। 900, 975 दो मीडियम टारगेट हैं। 44,025, 44,075, 44,150 के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी, ये आपके लिए खरीदा। अब आइए बिकवाली, ठीक है, ठीक है, बताइए। बेचना है, वही रोज वाली रेंज है, 44,000, 44,150। बदलाव नहीं कर, एक्चुअली दीप बताऊं, कल भी यही स्ट्रेटेजी, सेम टू सेम, वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट, कोई बदलाव नहीं। कल की बैंक निफ्टी की बाय और सेल में आज भी 44,000, 44,150 की रेंज में एग्रेसिव ट्रेडर्स बेचे। 44,200 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, 43,900, 825 दो छोटे टारगेट, 750, 700 मीडियम टारगेट, 43,575, 625 बड़े टारगेट के लिए। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए ये मौका रहेगा। हाँ,
बेचने का काम लाइफ हाई के आसपास बेच रहा हूँ। एग्रेसिव ट्रेडर का मतलब ये नहीं कि बेचना नहीं, बेचो आप, कोई मना ही नहीं है, स्टॉप लॉस रखो। स्टॉप लॉस रखो, बिल्कुल ठीक है सर। गॉट इट। बैन में रोज नाम चेंज करें क्या किसका? एग्रेसिव ट्रेडर का। हाँ बताइए क्या करना है। हाई रिस्क ट्रेडर्स, हाई रिस्क ट्रेडर्स, वो ज्यादा ठीक है। ठीक है, आजकल रिस्क बताने पे थोड़ा सेबी का भी जोर ज्यादा है। ठीक है, डन। जरा दर्शकों से पूछ लेते हैं, आपको किस चीज से ज्यादा अलर्ट होते हैं, हाई रिस्क ट्रेडर, एग्रेसिव ट्रेडर्स? ट्वीट करके बताओ सारा, हमें क्या नाम ही बदला है, लेवल तो वही रहेंगे, स्ट्रेटजी सेम रहेगी। आपको किस चीज से अलर्टनेस मतलब ज्यादा आती है कि नहीं, डिसिप्लिन से ये चीज करनी? आई थिंक हाई रिस्क पे ज्यादा आती है। सर्वे ले लेते हैं, क्लियर मेजॉरिटी हाई रिस्क। डिसिप्लिन के लिए तो फिर हाई रिस्क। देखो जिनको होना है उनकी पूछिए। तो फॉलो तो हमारे दर्शकों को करना, तो जरा भाइयों बताइए सोच समझ के, कर देंगे उसमें क्या। डन सर, ठीक है। बट एसेंशियली मौके दोनों तरफ के हैं, लेवल्स और स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। बैन लिस्ट अनिल जी रोज बदलाव हो रहे हैं, आज भी आप देखिए बदलाव हो गया। इंडिया बुल्स हाउसिंग कल बात चल रही थी, आ गया है ये बैन में, तो एंट्री इंडिया बुल्स की हो गई है। एग्जिट हुई है आपकी डेल्टा कॉप, जीएनएफसी, एबी फैशन, बलरामपुर चीनी, 4 एफएनओ स्टॉक्स बैन से बाहर निकल चुके हैं। बने हुए हैं एल&टी फाइनेंस और मणप्पुरम। तो आज 3 स्टॉक्स है बैन में, एल&टी फाइनेंस और मणप्पुरम, और साथ में जो फ्रेश एंट्री हुई है इंडिया बुल्स हाउसिंग। बहुत सही टाइम पे आया है बुल हाउसिंग, बैन 2 दिन रिजल्ट के ठीक पहले बैन में है। आज बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, देखते हैं कैसा होता है एक्शन। चलिए और कुछ डेटा सर, फंड्स की तो बात हो गई, कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स? फंड्स में भी एक चीज है दीप, 925 करोड़ की कैश में खरीदारी है और 1125 करोड़ के स्टॉक्स में। तो एफआईएस के हाल ही के दिनों के स्टॉक्स के दमदार आंकड़े हैं। लोकल फंड ने भी 600 करोड़ की खरीदारी की है, तो बढ़िया नंबर्स हैं। एफएनओ के डेटा के लिहाज से दीप एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है, मेक और ब्रेक, वो है 18,300। 18,300 के पुट पर 76 लाख शेयर है और 78 लाख शेयर हैं कॉल्स में। लगभग बराबरी का मामला है, रस्साकशी का मामला यही है। हाईएस्ट ओपन इंडेक्स पुट में 1.25 करोड़ शेयरों का 18,200, यानी कि 18,200 के नीचे आप आसानी से जाएंगे नहीं। ऊपर में 18,400 हल्की फुल्की रुकावट की जगह, जहाँ 77 लाख शेयर है। तो ब्रॉडली 18,200 18,400 रेंज दिख रही है, 18,300 मेक और ब्रेक। बैंक निफ्टी में वही है, 44,000 मेक और ब्रेक यही है। 44,000 पर पुट पर 34 लाख शेयर हैं। कॉल्स में बड़ी राइटिंग है, 61 लाख शेयरों की, तो पार करना थोड़ा मुश्किल होगा, वक्त लगेगा। 44,000 के आसपास, अगर 44,000 के ऊपर निकल कर टिके तो फिर एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आपको 44,150 तक तो आराम से ले जाएगी, फिर रिव्यू करेंगे। सिंपल ये है आपके लिए लेवल, और नीचे 43,500 वायदा कारोबार के लिए सपोर्ट। गॉट इट। चलिए सर, ये है आज के लिए सारी स्ट्रैटेजी और इंपॉर्टेंट लेवल्स भी, बट स्टॉक्स पर भी रहेगी फोकस। और आइए जानते हैं अनिल जी से आज का स्टॉक ऑफ द डे। कैश मार्केट का स्टॉक आया है रडार पर, और वो है मैक्स हेल्थ केयर। यहाँ पर खरीदारी करने की राय मैक्स हेल्थ केयर में 540 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। 560, 568, 575 ये 3 टारगेट होंगे, और 540 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। 2 वजह जी। वजह नंबर 1 जी, कल जीक्यूजी पार्टनर्स ने 75 लाख शेयर खरीदे। जीक्यूजी पार्टनर का नाम हाल ही में बड़ा सुर्खियों में आया था जब उन्होंने अदानी ग्रुप के शेयर खरीदे थे। 0.78% हिस्सेदारी उन्होंने खरीदी है इस कंपनी में 550 रुपये के दाम पर, और अच्छी बात है कि जहाँ खरीदी उसी भाव के आसपास ये बंद भी हुआ। दूसरी बड़ी बात ये कि ये MSCI इंडेक्स में शामिल हो रहा है, और इसके चलते हुए इसमें अच्छी खासी भारी भरकम खरीदारी आने की उम्मीद है। नूपुर को अंदाजा है, नूपुर कितनी खरीदारी है? 2400 करोड़ से 2400 2400 और कब हो रहा है ये? 31 मई से हो जाएगा एडजस्टमेंट। तो 8-10 दिन की बात है। तो 8-10 दिन भी क्या, 22 हो गई आज, 23 हो गई, बस 23 रखी आज। ओके। तो एक ही हफ्ता हो गया। तो हाँ, तो ये दोनों ही ट्रिगर हैं जो मैक्स हेल्थ केयर में आराम से आज तीसरे टारगेट तक तो ले जाने चाहिए। लेट्स सी मैक्स हेल्थ केयर, ठीक है। कल हमने वैसे बड़ा एक्शन इसमें देखा था जब डील हुई भी थी, एक बार बल्क डील। वॉल्यूम वाइज हुआ, प्राइस वाइज ज़्यादा नहीं हुआ। प्राइस 550 पे डील वही पे है। रिजल्ट्स के लिहाज से कोई खास ऐसे रिजल्ट है नहीं। इंडिया बुल्स हाउसिंग और सी सीमेंट दोनों मिक्स रिजल्ट है, थोड़े अच्छे थोड़े खराब। दमदार नतीजे बीपीसीएल के, लेकिन बीपीसीएल की समस्या हुई सरकारी बैंकों वाली है, जो अच्छे नतीजे पर एक भी सरकारी बैंक चला नहीं। वैसे अच्छी तेल कंपनी के एचपी और आईएससी की दमदार नतीजों के बाद स्टॉक चले नहीं। बीपीसीएल के नंबर भी मजबूत हैं, ऊपर खुलकर शायद स्टॉक में ही थोड़ा रेंज बाउंड हो जाएगा, बट नंबर्स बहुत शानदार है। मुझे याद नहीं आता मैंने पिछली बार ऐसे बढ़िया नंबर्स बीपीसीएल, मतलब किसी भी लिहाज से देखे, मतलब कमाल ही नंबर है, एकदम गजब है। हाँ,
लेकिन वही एक स्टॉक चलेगा नहीं चलेगा कहना मुश्किल है। तो मैं इसलिए बार बार ये भी कह रहा हूँ कि एक ये थीम और है दीप, जो धीमे धीमे ऊपर निकल कर आ रही है। टू व्हीलर्स की एक और थीम जो हमने पकड़ी, जहाँ हीरो बजाज वगैरह थोड़े बेहतर हो रहे हैं। अब ये भी तेल कंपनी की थीम भी बढ़िया हो सकती है। यहाँ पर मुझे लगता है कि निवेश के लिए आज से बुरे नहीं है ना। हाँ, मतलब आपको वैसे तोड़ फोड़ डीएलएफ टाइप के रिटर्न चाहिए हो तो ये कभी देंगे नहीं। हाँ, ये बहुत ऐसे शांत आराम से, इनके भी चाहने वाले अलग तरह के लोग हैं, है ना। तो ये अच्छा मौका दे रहा है। इस समय आप कह रहे हैं मौका है अभी भी। हाँ, अभी कोई खास ऐसे बड़े थोड़ी है, थोड़ा नीचे आए तो और लीजिए, कोई भी। ठीक है, चलिए बीपीसीएल पर रखिए नजर, और बाकी ओएमसीज भी हैं, नतीजों के और भी स्टॉक्स हैं जो आज फोकस में रहेंगे। आइए इनके बारे में जानते हैं। हमारी टीम है तैयार। अरमान, साथी कुशल, नुपुर और आशीष, इनसे करते हैं बातचीत। अरमान, मॉर्निंग बताएं, ट्रिगर्स और कौन से नतीजे हैं आपके पास? जी, आज भी कई सारे नतीजे हैं, जिसमें कैश में तो लिस्ट काफ़ी बड़ी है। अगर एफएनओ के स्पेस की बात करें तो वहाँ पे अशोक लीलैंड, बायोकॉन, एनएमडीसी और डिक्सन टेक जैसी कंपनियां जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। कैश में जैसा कि मैंने कहा, लिस्ट काफ़ी लंबी है। कुछ नाम जैसे सीएमएस इन्फोसिस्टम, एमएसटीसी, बिकाजी फूड्स, पॉलीप्लेक्स, टीवीएस, श्रीचक्र, देखिए कई सारी कंपनियां जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। बजाज इलेक्ट्रिकल्स, यहाँ पर बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ जो प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा। और आज से 30 सितंबर तक जो 2000 के नोट है वो बैंकों में बदल ले जाएंगे। रिजल्ट्स पर आ जाते हैं। रिजल्ट्स में सबसे पहले बीपीसीएल, यहाँ पर अगर आप देखें तो अनुमान से जो है बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय हालांकि अगर आप देखें लगभग फ्लैट रही है, 1% के आसपास गिरकर आती हुई दिखी है। मार्जिन्स में आपको अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिख रहा है, 3.5% से बढ़कर अगर आप देखें 9.4% के आसपास आते हुए दिखे हैं, जो हमारा अनुमान 8.1% के आसपास का था। और उसी के साथ साथ अगर आप सेल्स ग्रोथ की भी बात करें तो वहाँ पर भी 9.2% के आसपास की आपको ग्रोथ दिखेगी। और एफएनओ के हिसाब से श्री सीमेंट, यहाँ पर अगर आप अंत में नतीजे देखें तो स्टैंड अलोन आपको मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। आय तो जो हमारा अनुमान उससे थोड़ी बेहतर आती हुई दिखी है, पर मार्जिन्स की बात करें तो जो हमारा अनुमान 19.8% का था उससे गिरकर लगभग अगर आप देखें 18.6% के आसपास आते हुए दिखे हैं। हमारा अनुमान गिरने का ही था, पर जो अनुमान से भी थोड़े कमजोर आए। और वॉल्यूम्स के हिसाब से बात करें तो क्यू की जो वॉल्यूम्स हैं वहां पर आपको 10% के आसपास की जो है बढ़ोतरी दिख रही है। और अगर मुनाफे की बात करें तो मुनाफा भी उसके चलते लगभग 15% के आसपास की गिरावट दिख रही है। ओके, तो ये है आपके लिए फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स। आइए नुपुर से भी जानते हैं उनके पास कौन से नतीजे हैं। मॉर्निंग नुपुर, बताइए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पे मिले जो नतीजे आपको दिखेंगे। एनआईआई करीबन 14% से बढ़कर आई है, लेकिन मुनाफा 15% से घटकर आया है। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए की बात करें तो वहाँ पर भी सुधार है, तो एसेट क्वालिटी में सुधार है। हालांकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन 10 बेसिस पॉइंट से गिरकर इस बार 4% के आसपास आते दिखा है। कैश में पीवी फिनटेक अच्छे नतीजे यहाँ पर दिख रहे हैं। कंपनी की आय 61% से बढ़कर आई है। कामकाजी लेवल पर देखें 70% से घाटा कम होकर आया है। लॉस, जो बॉटम लाइन पे लॉस है वो भी 9 करोड़ का रह गया, जो पिछले साल 220 करोड़ के आसपास का था। कैप्री ग्लोबल, यहाँ पर भी नतीजे आपको एनआईआई बेसिस पे 31% की ग्रोथ दिखा रहा है। रेवेन्यू देखे तो 55% की ग्रोथ यहाँ पर भी दिखेगी। मुनाफा भी 55% से बढ़कर आया। ग्रॉस एनपीए, एनपीए में भी आपको सुधार दिख रहा है, तो नतीजे यहाँ पर भी अच्छे ही दिख रहे हैं। धनलक्ष्मी बैंक, एनआईआई में करीबन 19% की ग्रोथ दिखी। मुनाफा देखे तो 60% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहा है। प्रोविजन हालांकि कम होकर आए, 50% गिरकर आया। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की बात करें तो वो भी सुधार है, तो एसेट क्वालिटी में भी सुधार यहाँ पर दिख रहा है। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, यहाँ पर भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। एनआईआई में करीबन 62% की ग्रोथ दिख रही है। मुनाफा देखे तो 14 करोड़ से बढ़कर 114 करोड़ होते दिखाए। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो वो भी बढ़कर आया है, 10% से 10.5% हुआ है। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए में भी आपको सुधार दिख रहा है। लास्ट में कैमलाइन फाइन साइंसेस, यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन मुनाफा गिर के आया क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम है। कंपनी की जो आय है वो 10% से बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा देखे तो 80% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रही है। मार्जिन्स में भी सुधार है, 6% से बढ़ के 10% के हुए। हालांकि मुनाफा एक्सेप्शनल एक्सपेंस के चलते 40% गिर कर आया है। ओके, तो ये है आपके लिए कैश के नतीजे जहां पर रिएक्शन दिखेगा। कुशल, मॉर्निंग बताएं, आप कौन से नतीजे लेकर आए हैं? मॉर्निंग दीप, नतीजों में गुजरात एल्कलीज है, यहाँ पर नजर रखिए, नंबर्स कमजोर दिख रहे हैं। मार्जिन्स 30.7% से 21.3% और साथ ही कंपनी का मुनाफा भी 68% की गिरावट के साथ 71 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। साथ ही एचईजी, यहाँ पर नंबर्स कमजोर हैं। मार्जिन्स 23.2% से 20% पर आए हैं। आय 8% गिरी है और मुनाफा इस वजह से करीबन 22% गिरकर 100 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। 42.5 रुपये प्रति शेयर का एचईजी ने डिविडेंड का ऐलान भी किया है। साथ ही एएच लिमिटेड, नंबर्स काफ़ी शानदार आते हुए दिख रहे हैं। मार्जिन
6.3% से सीधा 32% पर जाकर कारोबार कर रहे हैं। और मार्जिन्स के लिहाज से आप देखिए 32% जो इनकी मार्जिन है, इसके साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी करीबन 470% तक बढ़ती हुई दिखी है। 15 करोड़ था पिछले साल आंकड़ा, इस बारी 84 करोड़ पर अब ये फिगर पहुंच चुका है। SJVN नंबर्स यहाँ पर भी अच्छे हैं, मार्जिन 44% से बढ़कर 61.3%, मुनाफा 17.5 करोड़ पर आया है, पिछले साल 7.5 करोड़ का आंकड़ा था, तो 2.3 टाइम्स की बढ़त आपको SJVN के मुनाफे पर भी आती हुई नजर आ रही है। बोरोसिल लिमिटेड नंबर्स मिक्स है, 18% से मार्जिन घटकर 15.2%, हालांकि आय में करीबन 17.5% का उछाल है, 258 करोड़ पर कंपनी की आय करीबन आती हुई दिख रही है। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज अंत में नंबर्स कमजोर दिख रहे हैं, आय पर करीबन 28% की गिरावट, मार्जिन्स हालांकि थोड़े से बढ़ते हुए दिखे, 16.6% के मुकाबले 19% पर, मुनाफा 66% गिरकर 166 करोड़ पर आया है। तो बाकी सब पैरामीटर्स पर नंबर्स कमजोर हैं, मार्जिन्स पर थोड़ा सा आपको सुधार आता हुआ दिखा है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज में। ऑलराइट, तो ढेरों नतीजों का रिएक्शन रहेगा, बट वापस चलते हैं अरमान के पास कुछ खबरें भी जानने के लिए। अरमान बताइए। जी बिल्कुल, खबरों में सबसे पहले वेदांता, जिसमें FY24 के लिए पहले अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है, 18.5 प्रति शेयर का डिविडेंड का मंजूरी मिलती हुई दिखी है। JSW स्टील, यहाँ पर NCLT मुंबई बेंच ने NSAIL के रिजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दी है और इसके तहत जो NSAIL में 100% हिस्सेदारी खरीदेगी लगभग 620 करोड़ में। जापान की JFE स्टील के साथ भी करार है और उनके करार इसके लिए किया है क्योंकि जो कोल्ड रोल्ड इलेक्ट्रिक स्टील है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए JV के लिए करार किया गया है। ITI लिमिटेड BSNL से 4G प्रोजेक्ट के लिए लगभग 3,890 करोड़ का जो है एडवांस परचेस ऑर्डर मिला है। एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स, यहाँ पर भी इनकी कंपनी की JV को लगभग 160 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। टेलीकॉम स्टॉक्स पर आप ध्यान रखिएगा क्योंकि मार्च में कुल लगभग 19.6 लाख ग्राहक जो है जोड़े हैं, जिसमें अगर आप रिलायंस जियो की बात करें उन्होंने लगभग 30 लाख ग्राहक जोड़े हैं। वोडाफोन आइडिया हमेशा की तरह लगभग 12 लाख ग्राहक जो है उन्होंने गंवाए हैं और भारतीय एयरटेल की बात करें उन्होंने लगभग 10 लाख ग्राहक जोड़े हैं। बल्क डील्स हैं जिसमें मैक्स हेल्थ केयर, GQG पार्टनर्स ने लगभग 75 लाख शेयर्स जो है वो यहाँ पर खरीदे हैं। ग्लैंड फार्मा, मॉर्गन स्टैनली इन्वेस्टमेंट फंड ने यहाँ पर 9.6 लाख शेयर्स जो है वो बेचे हैं। और अंत में मैट्रीमनी.com, वहाँ पर अगर आप कैंडलिंग एसेट एडवाइजर्स ने लगभग 1.35 लाख जो कि 0.61% शेयर है वहाँ पर वो खरीदे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी खबरें। और कल कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स भी हुई थी, मैक्स हेल्थ केयर के अलावा भी कुछ स्टॉक्स है जहां पर आपने एक्शन देखा है ब्लॉक डील्स के जरिए। बट ब्रोकरेजेस ढेरों रिपोर्ट्स आई हैं, आइए जाने इनके बारे में आशीष के साथ FIR। मॉर्निंग आशीष, टॉप रिपोर्ट से करिए शुरुआत। गुड मॉर्निंग दीपांशु। दिग्गज BPCL के साथ शुरुआत करते हैं। CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा, लक्ष्य में बढ़ोतरी की अच्छे नतीजों के बाद 405 से बढ़ाकर 480 कर दिया है। 362 की क्लोजिंग है। वहीं मॉर्गन स्टैनली आप देखिए ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, 362 की क्लोजिंग, 390 रुपये का टारगेट है। और मांडे की जो अर्निंग्स है आप देखिए इनके अनुमान के बेहतर यहाँ पर देखने को मिली है और आगे जाकर भी यहाँ पर एक बड़ा अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। जेफरीज भी देखिए खरीदारी किराए को बरकरार रखे और सेम तर्क दे रहे हैं कि नतीजे जो है इनके अनुमान से बेहतर देखने को मिले, इसके चलते 445 रुपये का टारगेट दिया। यानी जितनी भी रिपोर्ट्स है सबने करंट मार्केट प्राइस से ऊंचे का टारगेट दिया है। इसके अलावा श्री सीमेंट यहाँ पर भी खास नजर रखनी है। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आई है, इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 25,600 रुपये के लक्ष्य के लिए 24,470 के करीब की क्लोजिंग है। और मॉर्गन स्टैनली मान रहे कि जो कामकाजी मुनाफा है वो तो लगभग अनुमान के मुताबिक ही देखने को मिला, हालांकि अगर आप जनरल कंसेंसस देखें तो इससे थोड़ा सा कम है। जेफरीज भी देखिए होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखे और करंट मार्केट प्राइस से नीचे का लक्ष्य दिया है, 21,850 रुपये का लक्ष्य दिया है। और लेकिन ये मान रहे कि थोड़े से नतीजे इनके अनुमान से कमजोर देखने को मिले, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर आप देखें तो रिकवरी भी ठीक ठाक देखने को मिली। AB फैशन यहाँ पर भी नतीजे कल आए थे। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 195 से घटाकर 176 कर दिया है। लेकिन मान रहे कि FY24 में हो सकता है कि नेट डेट में आपको बढ़त देखने को मिले। सिटी ने खरीदारी किराए दी है और जो लक्ष्य है इसमें कटौती की है, 320 से घटाकर 260 किया। हालांकि अभी भी करंट मार्केट प्राइस से ऊपर है क्योंकि 190 रुपये की क्लोजिंग है। PB फिनटेक यहाँ पर CLSA की तरफ से रिपोर्ट आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य 710 से बढ़ाकर 720, 620 रुपये की क्लोजिंग है। वहीं मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा 810 के लक्ष्य के लिए और सिटी ने खरीदारी किराए दी है, 820 रुपये का टारगेट दिया है।
ओके, तो ढेरों टॉप रिपोर्ट्स हैं। आशीष, और कौन सी रिपोर्ट्स लेकर आए? दीपांशु, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस यहाँ पर सीएलएससी की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी के राग को बरकरार रखा और लक्ष्य में अच्छी खासी बढ़ोतरी की है। 550 रुपये से लक्ष्य को बढ़ाकर 625 कर दिया है, 480 रुपये की क्लोजिंग चल रही है। संवर्धन मदरसन यहाँ पर देखिए जेपी मॉर्गन की तरफ से अच्छी रिपोर्ट आई है, जहाँ पर कवरेज की शुरुआत की गई है ओवरवेट की रेटिंग के साथ। 80 रुपये की कल की क्लोजिंग है, 95 रुपये का टारगेट दे रहा हूँ। मांडे के जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, रेवेन्यू, CAGR और EPS के एस्टिमेट्स हैं, वो इन्हें अच्छे लग रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर ये कवरेज की शुरुआत कर रहे हैं। HDFC AMC में आज आपको दबाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि जेपी मॉर्गन ने रेटिंग को कर दिया डाउनग्रेड। पहले ये न्यूट्रल की राय दिया करते थे, अब अंडरवेट की रेटिंग दे रहे हैं। लक्ष्य में भी काफ़ी सिग्निफिकेंट कटौती की है, 1890 से घटाकर 1580 रुपये कर दिया, जो कि अब करंट मार्केट प्राइस से नीचे का है। 1787 की क्लोजिंग, 1580 रुपये का टारगेट। एक्साइड पर बढ़िया रिपोर्ट है जेपी मॉर्गन की तरफ से, जहां पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य 225 से बढ़ाकर 245 कर दिया है, 202 रुपये की क्लोजिंग है। और ईमानदारी की बैलेंस शीट बढ़िया, वैल्यूएशन अच्छे हैं, साथ में EV बैटरी और जो कोर बिजनेस है यहाँ पर ग्रोथ भी अच्छी देख रहे हैं, जिसके चलते ओवरवेट की राय दे रहे हैं। सनसेरा इंजीनियरिंग यहाँ पर नोमिरा की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 1014 रुपये के लक्ष्य के लिए। कॉन्कॉर पर HSBC की तरफ से रिपोर्ट है, होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य है वो 675 से बढ़ाकर 690 कर दिया, 645 की क्लोजिंग चल रही है। वहीं मैक्वारी अगर आप देखें तो इन्होंने रेटिंग को अपग्रेड किया है, पहले अंडर परफॉर्म की रेटिंग थी, अब न्यूट्रल की राय दे रहे हैं और लक्ष्य दे रहे हैं 620 रुपये का। अंत में पार ग्रेड यहाँ पर जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे, लक्ष्य 255 से बढ़ाकर 265 कर दिया है, 235 की क्लोजिंग है। वहीं सिटी खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य इन्होंने भी बढ़ाया 275 से बढ़ाकर 288 कर दिया है। तो ये है ढेर सारी रिपोर्ट जिन पर आज दिखेगा आपको भरपूर एक्शन। इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। एक्शन आज एक और है दीप, 11 बजे। आज क्या हो रहा है सर, बताएंगे थोड़ी देर में। अच्छा, हमारे सारे ट्रेडर्स की फेवरेट चीज है आज, ट्रेडर्स की फेवरेट चीज, सारे ट्रेडर्स की, जो उन्हें सुबह शाम सोने नहीं देती। क्या बात कर रहे हैं? उस पर 11 बजे तो मार्केट से रिलेटेड, हाँ, सस्पेंस थोड़ा 9 बजे सस्पेंस खोलेंगे। चलिए ठीक है, 9 बजे ठीक है, टाइम शुभ मुहूर्त। हाँ, बढ़िया टाइम है। आइए, तब तक एक और शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। आइए, बुलाइए हमारे सारे एक्सपर्ट्स को। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, वक्त है पिक ऑफ द डे का। कुणाल जी, सुप्रभात। शुरुआत करें सर। वैसे आप क्या समझे, वैसे मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, बुलाइए, तो किसे बुलाया जाता है? अनिल जी, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। अनिल जी, ये तो बहुत पुराना फिल्मी डायलॉग है अनिल जी। तो अनिल जी, आमतौर पर जब ये डायलॉग बोला जाता था तो दुल्हन भागी हुई होती थी और दूल्हा इंतजार कर रहा होता था अनिल जी, तब ये कहते थे पंडित जी कि मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, और बाद में पता लगता था दुल्हन गायब है। गलत जवाब। इसलिए नहीं, इसलिए कि दूल्हा तो मेरे ज़रा पहले से अति उत्साहित होकर तैयार बैठा रहता है। दुल्हन को तैयार होने में भी समय भी ज़्यादा लगता है, मेकअप में भी लगता है, इसलिए कहा जाता है। वैसे हो सकता है आपका एक्सपीरियंस भी ठीक हो, दुल्हन भागी हो। जी, सुप्रभात कुणाल जी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी, पिक ऑफ द डे में खरीदना है एनटीपीसी को। एनटीपीसी पर अनिल जी लगातार मैं और राकेश जी खरीदारी की राय देते आए हैं, और पावर ग्रिड एनटीपीसी दोनों ही स्टॉक्स में हमने ठीक ठाक करेक्शन पिछले कुछ दिनों में देख लिया है। स्टॉक करेक्ट होकर के एक मेजर सपोर्ट के करीब अब ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर इन स्तरों पर इसको बाय करके चले। 172 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 178, 178 का पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट 180 का होगा। तो 178, 180 के टारगेट के लिए एनटीपीसी में खरीदारी करें एनटीपीसी में। राय कुणाल जी की। बंसल जी, सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, कल की तरह आज भी मेरी पिक्स ऑफ द डे। अनिल जी, ऐसा नहीं है कि वीकेंड पे ज्यादा काम करते हैं, कल भी अधिक काम करा है, तो 2 पिक्स ऑफ द डे हैं। पहला है विप्रो को मैंने और कुणाल जी ने यहाँ से 10-12 रुपए नीचे भी एक ओवरवेट खरीदारी की राय दी थी। स्टॉक के अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 385, 385 का स्टॉप लॉस लगाना है और 412 के लक्ष्य के लिए विप्रो है पहला पिक ऑफ द डे। और दूसरा पिक ऑफ द डे है सन टीवी के शायद नतीजे खराब आए थे। खराब नतीजों के बाद स्टॉक ने कल एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बोथ ऑन लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स दिखाया है। पॉजिटिव क्रॉसओवर है और नेगेटिव न्यूज, तो इसको खरीदे। 425 का स्टॉप लॉस, 462, 462 से लेकर 465 के टारगेट के लिए सन टीवी दूसरा पिक ऑफ द डे है। और अनिल जी, एक मैं आपके साथ कॉम्प्लीमेंट शेयर करना रह गया अनिल जी,
लगभग 2 सप्ताह पहले अनिल जी एनसीआर में एक गेट टुगेदर हुआ था ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स का अनिल जी। तो वहां पर मुझको भी बुलाया गया था, तो मुझसे बोला गया, पूछा गया कि आप क्यों नहीं आते हो। मैंने कहा यार आपने मुझे बुलाया था, पहली बार तो बुलाया है। कहते यार हिम्मत नहीं होती है, आप तो मतलब कि हिंदुस्तान के जो नंबर 1 फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं अनिल सिंघवी जी, उनके खास है, तो हमारी हिम्मत नहीं होती है आपको न्योता देने की। तो अनिल जी मैंने तो इसको कॉम्प्लीमेंट ही दिया आपके लिए कि वो लोग आपको अपना मतलब कि गुरु मान रहे हैं। और ट्रोलर जो है अनिल जी, ट्रोलर जो है वो आपको सरगना मानेंगे अनिल जी इनका। बट अनिल जी एक चीज फैक्ट है, जितने भी ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं वो आपको अपना गुरु मानते हैं नंबर 1। और इस चीज के साक्षी अनिल जी कुणाल जी भी हैं, वो भी वहां थे और वो भी भूल गए अनिल जी मेरे साथ आपके साथ ये चीज शेयर करने के लिए। अरे कोई बात नहीं बंसल जी, धन्यवाद। चलो आपको याद किया वो अच्छी बात है, और कहीं से भी किसी से भी जो जिसको सीखने को मिले वो अच्छी बात है। हम भी सबसे सीखते ही हैं, और इसलिए आज थोड़ी देर पहले दीप अपने वही बात कर रहे थे कि मार्केट से क्या कुछ सीखने को नहीं मिलता है, प्रोफेशनल भी और पर्सनली भी। तो सीखते रहे, लर्निंग सबसे इम्पोर्टेंट है। आइए स्वागत किया जाए हिमांशु जी का। सुप्रभात हिमांशु जी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीप। अनिल जी, M&M फाइनेंशियल्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स रहेगी मेरी तरफ से आज पिक ऑफ द डे। मेरा मानना है कि ये स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर आते हुए नजर आया है और पिछले कुछ हफ्तों से कंसोलिडेशन बनते हुए नजर आई है। अब यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट 280 282 के आसपास मुझे लगता है फ्लोर बनता हुआ नजर आ रहा है, और कल का क्लोज काफी अच्छा देखने को मिला है। तो मुझे लगता है यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 283.15 का स्पॉट का क्लोज है। 280 के नीचे का स्टॉप लॉस लगना है। 292 295 रुपए तक के टारगेट्स के लिए M&M फाइनेंस मेरी तरफ से रहेगा आज का पिक ऑफ द डे। 292 295 M&M फाइनेंस। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, जो बाय का स्टॉक मेरे रडार पे है वो है कैनफिन होम। कैनफिन होम के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक के अंदर यहाँ से मोमेंटम बन सकता है। स्टॉक के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे तो आज और 1-2 दिनों में एक अच्छा बेनिफिट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो कैनफिन होम में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 660 670 इन लेवल्स के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। कोई भी डिप मिलता है 8-10 रुपए का तो लोअर लेवल पे खरीदारी करें। 640 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा, और यहां से ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है 700 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 715 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। तो कैनफिन होम में खरीदारी करें 640 के स्टॉप लॉस से 700 715 के टारगेट्स के लिए। अविनाश जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरा पसंदीदा शेयर ईस्ट इंडिया होटल्स रहेगा, EIH। इनफैक्ट अनिल जी जो नंबर्स आ गए मेरे ख्याल से इस साल अक्टूबर में वर्ल्ड कप होने वाला है, ऑलरेडी G20 के समिट चल रही है नवंबर तक, तो इसका फायदा डेफिनेटली होटल्स को मिलेगा। और EIH डेफिनेटली एक ऐसा शेयर है जो ज़्यादा चला नहीं है। मेरे ख्याल से इस साल भी अच्छी ग्रोथ आएगी, करीबन 30-35% का EBITDA मार्जिन कंपनी कमाने की पॉसिबिलिटी रखती है। और करीबन इस साल की भी नंबर देखें तो मुझे लग रहा है कि कम से कम यहाँ से और अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। तो पहला स्टॉक ईस्ट इंडिया होटल्स रहेगा। और दूसरा स्टॉक अनिल जी जो काफ़ी चला नहीं है लेकिन जो नंबर्स कल आए बहुत ही सरप्राइजिंगली बहुत अच्छे हैं, वो रेडियंट कैश मैनेजमेंट सिस्टम्स है। मुझे याद है आपने इस कंपनी के बारे में काफ़ी अच्छा कहा था जब कंपनी का IPO आया था। कंपनी ने करीबन 68 करोड़ का प्रॉफिट कमाया जो पिछले साल 38 करोड़ था। करीबन 13,000 पिन कोड्स में ये काम करता है, 63,000 इनके कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है। और सबसे बड़ी बात, ये धंधा प्योरली इंटरनल एक्रूवल से फंड किया है। कंपनी कैश रिच है, बिल्कुल कर्जा नहीं है। और जिस प्रकार से कैश मैनेजमेंट में इनका मार्केट शेयर है करीबन 40-45%, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी एक अच्छा आपको अपसाइड देखने को मिलेगा। करीबन 150 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे खरीदी की जा सकती है। ओके, तो 2 कैश कॉल्स आपके लिए अविनाश जी की तरफ से। EIH यहाँ पर करिए खरीदारी, और रेडियंट यहाँ पर आपको मूव आती दिख सकती है। 150 का टारगेट रेडियंट के लिए है। और सर EIH का टारगेट क्या होगा? EIH का मुझे लग रहा है करीबन 270-75 दीपांशु होना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए बड़े टारगेट्स दोनों काउंटर्स पर आते हुए दिख सकते हैं। बड़ी रैली अविनाश जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आइए कुछ और स्टॉक्स पर भी करें बातचीत और देखते हैं यहाँ पर आपको कैसा एक्शन बनते हुए दिख सकता है। वेदांता, इस पर बात करनी ज़रूरी है। अविनाश जी से भी उन पर उनकी राय लेंगे, उससे पहले एक बार ज़रा चार्ट्स पर ज़रूर पूछा जाए। वेदांता, बंसल जी ज़रा देखें सर, 18.5 रुपये का डिविडेंड का ऐलान किया है वेदांता ने। देखिए दीपांशु, टेक्निकल स्ट्रक्चर भी इसका काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट कल मैं और कुणाल जी इसका जिक्र कर रहे थे तो कुणाल जी बोल रहे थे थोड़ा नीचे आया है, तो नीचे आया नहीं, डेज हाइस पे बंद हुआ है। तो जिनके पास है दीपांशु होल्ड की राय है, और टेक्निकली 287 के अराउंड की क्लोजिंग है।
और एक बार ये स्टॉक 288 के ऊपर निकलेगा दीपांशु, जिसकी संभावना है, तो 295 299 नेक्स्ट टारगेट बैठते हैं। तो जिनके पास है होल्ड टाइट, सेट टाइट और नई खरीदारी की भी राय है इन स्तरों पर। बिल्कुल बढ़िया डिविडेंड आया है वेदांता की तरफ से, ये स्टॉक आज फोकस में भी रहेगा। बट अविनाश जी, थोड़ा ग्लोबली मेटल्स में सुस्ती, हालांकि कल स्टॉक्स एक्टिव थे बट ओवरनाइट बेस मेटल प्राइसेस में गिरावट आई है। कोई राय मेटल्स पर और स्पेशली वेदांता इस डिविडेंड के बाद क्या व्यू बनना चाहिए? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए मेटल सेक्टर में जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कम से कम 1 या 2 क्वार्टर जब तक ग्लोबली कोई बड़ी अपमूव आती नहीं है, चाइना का बाइंग शुरू नहीं होता है, तब तक कोई बड़ा री रेटिंग आपको मेटल के कंपनीज में देखने को नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से वेदांता की बात करें तो देखिए वेदांता ने क्लियरली जो डिविडेंड पे आउट किया है वो बेसिकली उनके फंडामेंटल्स को नहीं, बट उनकी जो डिविडेंड पॉलिसी है जो पहले वो मेंटेन कर रहे हैं उसी को उन्होंने कंसिस्टेंटली कंटिन्यू किया है। तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत अपटिक आपको आज शेयर में देखने को मिलेगा, क्योंकि डिविडेंड यील्ड बहुत अट्रैक्टिव है। हालांकि अभी बिजनेस आउटलुक अगर किसी को पूछे तो अगले 3-6 महीने के लिए थोड़ा सा एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट दिख रहा है। तो जिनके पास है वो होल्ड करे और प्योरली डिविडेंड के लिए मत खरीदिए। ग्रोथ नंबर्स मुझे लग रहा है कि 1-2 क्वार्टर्स के बाद वापस आएंगे, तभी खरीदने के मौके बन सकते हैं। ओके, तो ग्रोथ आने दीजिए फिर खरीदने का मौका मिलेगा, सिर्फ डिविडेंड के लिए ना खरीदें, ये है राय अविनाश जी की तरफ से वेदांता पर। आज ऑफ कोर्स एक्शन में रहेगा ये स्टॉक। नतीजे कई सारी कैश कंपनीज के भी हैं जिस पर भी बात करनी है। सुमित जी, पीबी फिनटेक, जरा इस पर चार्ट देखिए, न्यू एज कंपनी है, रिसेंटली थोड़ा रिवाइवल भी हुआ है, लॉस इनका कम होकर आया है और 220 करोड़ का घाटा अब घटकर सिर्फ 9 करोड़ रह गया है। एबिटा लॉस भी 255 करोड़ से घटकर 68 करोड़ से रह गया है और ओवरऑल रेवेन्यू 61% बढ़कर आया है। पीबी फिनटेक सर। दीपांशु, स्टॉक के अंदर नीचे में जो सपोर्ट बन रहा है वो 570 580 का बन रहा है। स्टॉक के अंदर ऊपर में 640 650 का रेजिस्टेंस है। 640 650 तक का मूव एक बार स्टॉक में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। 640 650 के ऊपर सस्टेन करेगा तब स्टॉक में एक बड़ी तेजी की शुरुआत होगी और फिर 700 से 750 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जब तक ये 640 650 का लेवल ऊपर में टूटता नहीं है तब तक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी नहीं। और नीचे के अंदर जो चार्ट्स पे सपोर्ट है वो 570 के आसपास है। तो एक बार इसकी रेंज पकड़ के चले, 570 नीचे में, 650 ऊपर में। कोई भी डिप आता है तो 40-50 रुपए का मूव के लिए खरीदारी कर सकते हैं और एक बार यहां से ऊपर का मूव 640-50 तक देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये आपके लिए पीबी फिनटेक जहां पर आपको मूव आते हुए देख सकता है। हिमांशु जी, गुजरात एल्कलीज, इसके नंबर्स थोड़े कमजोर आए हैं, रेवेन्यू फ्लैट है बट ऑपरेशनली प्रेशर है। एबिटा 31% गिरा है, मार्जिन 30.5% के घटकर 21.5% रह गए हैं और मुनाफा भी 68% गिरकर आया है इनका। गुजरात एल्कलीज की चार्ट क्या कहती है सर? मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक में थोड़ी गिरावट आ सकती है शायद इन नंबर्स के बाद, लेकिन एक बड़े चार्ट पर वो शायद एक खरीदारी का मौका होगा, क्योंकि चार्ट सेटअप कहीं ना कहीं 560 580 रुपए के आसपास एक पोटेंशियल बड़े चार्ट पर डबल बॉटम बनाने की प्रोसेस में लगते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई डिप 630 620 रुपए के आसपास मिलता है इन नंबर्स के बाद तो वो खरीदारी का मौका हो सकता है। ऑल इन ऑल 630 620 तक डिप अगर मिलती है तो वहां पे खरीदारी करके चला जा सकता है और स्टॉप लॉस 610 रुपए के नीचे एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस के लिए लगाकर चलने की सलाह है। अविनाश जी, आपकी कोई राय सर गुजरात एल्कलीज पर? फर्स्ट कट नंबर्स कुछ ज्यादा खास नहीं है रहा इसके। नहीं, मुझे लग रहा है कि दीपांशु देखिए, कॉस्टिक सोडा मार्केट की बात करें तो सारे जो प्लेयर्स है उन्होंने काफी प्राइसेस में कटाई देखी है। कॉस्टिक सोडा प्राइसेस पीक से करीबन 15% गिरे हैं और मुझे लग रहा है कि जब तक कोई बड़ी अपसाइड कॉस्टिक सोडा के प्राइसेस में नहीं आती तब तक मुझे लग रहा है कि आने वाला क्वार्टर भी गुजरात एल्कली के लिए थोड़ा सा नरम आने की अपेक्षा रहेगी। इनफैक्ट हमने ये भी देखा है कि क्लियरली प्राइस जो पिछले साल बहुत पीक लेवल पे पहुंचा था अभी इसमें ओवर सप्लाई दिख रहा है। तो नियर टर्म में हम इसको फ्रेश खरीदारी नहीं करेंगे, जिनके पास है वो होल्ड करे। ऑब्वियसली गुजरात एल्कली में वैल्यू एडेड और स्पेशलिटी केमिकल्स भी है, लेकिन इनका मेन प्रोडक्ट कॉस्टिक सोडा है। तो यहाँ पे अगर कोई कटौती होती है तो इनको मार्जिन में डेफिनेटली दबाव दिखना चाहिए। तो होल्ड करिए बट फ्रेश खरीदारी मत करिए। ओके, तो यह आपके लिए गुजरात एल्कलीज होल्ड करें बट फ्रेश खरीदारी की राय इस समय नहीं आ रही है। नंबर्स थोड़े डिसअपॉइंटिंग रहे हैं इस कंपनी के। HEG, इस पर भी एक बार नज़र डालते हैं, यहाँ पर भी आप नतीजों का रिएक्शन देखेंगे। सुमित जी, HEG का चार्ट जरा देखें, कमज़ोर परफॉर्मेंस इसकी भी आई है, रेवेन्यू पर प्रेशर रहा है, ऑपरेशनल प्रेशर रहा है, मार्जिन गिरे हैं और मुनाफा भी 22% गिर कर आया है। दीपांशु, चार्ट्स भी कुछ ज़्यादा कन्विंसिंग है नहीं। स्टॉक के अंदर पिछले 15-20 दिनों में तो एक अच्छी रैली देखने को मिली है, लेकिन ऊपरी लेवल पे इस पे दबाव देखने को मिल सकता है। स्टॉक के अंदर जो ऊपर में रेजिस्टेंस है वो 1270 1280 के पास है। कल की क्लोजिंग 1260 है, तो 1280 के आसपास इसके अंदर ऊपर में रेजिस्टेंस है।
ये रेजिस्टेंस लेवल टूटेगा तभी स्टॉक के अंदर मोमेंटम बनेगा और फिर 100 से 150 रुपए का चाल ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। ये रेजिस्टेंस नहीं टूटा और नीचे में 1220 का सपोर्ट टूट गया तो फिर स्टॉक में गिरावट आएगी और 1150 तक के लेवल HEG में नीचे में देखने को मिल सकते हैं। तो सपोर्ट को आज ध्यान में रखें, 1220 का सपोर्ट टूटने के बाद 80 से 100 रुपए का गिरावट HEG में देखने को मिल सकता है। ओके, तो यह है आपके लिए HEG जहां पर आपको रखनी है नजर। ग्लैंड फार्मा, अविनाश जी आपसे इस पर राय लेनी है। नतीजों के बाद बड़ी पिटाई हो रही है सर, बड़े वॉल्यूम्स में बिकवाली हो रही है। कल ब्रोकरेजेस के डाउनग्रेड से टारगेट कट थे, बट कल का प्राइस जो है वो ऑलरेडी सारे टारगेट्स के नीचे जाकर बंद हुआ है। बैक टू बैक बड़े कट्स आए हैं और कल मॉर्गन स्टैनली इन्वेस्टमेंट फंड ने करीब 0.6% हिस्सेदारी भी बेची है। और यहाँ से वीकनेस दिखती है ग्लैंड फार्मा में इतनी बड़ी पिटाई के बाद सर? बिल्कुल, देखिए कल जो इम्पोर्टेंट इवेंट था स्टॉक के लिए वो ये था कि इसमें फंड बेस्ड सेलिंग हुई है और मुझे लग रहा है कि मार्केट्स को डेफिनेटली ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग दिख रहा है, क्योंकि जब फंड सेलिंग होती है तभी डेफिनेटली स्टॉक में डेफिनेटली एक नेगेटिव रुझान दिखता है। ओवरऑल जो परफॉर्मेंस आया था दीपांशु वो बहुत ही खराब था। इनफैक्ट मैं समझता हूँ कि जो ऑलरेडी खराब नंबर्स से पहले क्वार्टर्स में उससे कहीं ज़्यादा परफॉर्मेंस आया और मैनेजमेंट की कोई बड़ी कमेंट्री भी अच्छी नहीं है मेरे ख्याल से। देखिए इस शेयर में काफ़ी समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि नंबर्स इंप्रूव हो जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट्स नंबर में आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से फ्रेश खरीदारी तो करनी नहीं चाहिए और जिनके पास है वो कोई दूसरा फार्मा शेयर में निवेश करे तो मुझे लग रहा है कि अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, जैसे कि सन फार्मा है, टोरेंट फार्मा है, क्योंकि यहाँ पे अर्निंग्स रिकवरी होते होते काफ़ी समय लगेगा। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त ग्लैंड फार्मा पर। तो फिलहाल ग्लैंड फार्मा है तो थैंक यू करें बिल्कुल, और किसी बड़े स्टॉक में चले जाए। लिस्टिंग के बाद के हाईएस्ट वॉल्यूम्स कल आपने देखे। सोचो पहले 4000 का 2000 हुआ तो लोगों लगा कि अरे अब क्या 2000 का 1000 हो गया। 1000 के बाद मतलब रुक ही नहीं रहा एक्चुअली। जब से वो प्रमोटर ने स्टेक बेचे ना उसके बाद लोगों ने कॉन्फिडेंस ही लिया एक्चुअली। और बाकी तो पहले से जो समस्याएं तो थी, इसीलिए IPO के समय से हम लगातार इस स्टॉक पर राय नहीं थी, नाराज रहे।